नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। दर्शकों, राजनीति में एक बहुत पुरानी कहावत है, सरकार बदलती है, नीतियां बदलती हैं, मंत्री बदलते हैं और यही दुनिया की अधिकांश लोकतंत्रों में होता भी है। लेकिन भारत में पिछले 11 सालों में एक ऐसा प्रयोग हुआ है जिसे देखकर दुनिया के राजनीतिक विशेषज्ञ हैरान रह गए। एक ऐसी सरकार जिसने अपने सबसे अहम और सबसे संवेदनशील मंत्रालय में रक्षा, विदेश, गृह, वित्त, स्थिरता बनाए रखी है। एक ऐसी सरकार जिसमें अमित शाह सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहे, एस जयशंकर सबसे लंबे समय तक स्वतंत्र विदेश मंत्री रहे, निर्मला सीतारमण लगातार 8 बजट पेश की पहली वित्त मंत्री बनी और राजनाथ सिंह सबसे लंबे समय तक रक्षा मंत्री बनने वाले दूसरे भी। दर्शकों, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक सोची समझी, सुनियोजित और बेहद प्रभावशाली राजनीति है। और आज हम उस राजनीति को, उसकी हर परत को पूरी तरह खोल कर रखेंगे। दर्शकों, जरा सोचिए, 2014 से पहले का भारत, हर कुछ महीने में मंत्री बदलते थे, नीतियां बदलती थी, एक मंत्रालय में एक नीति आई, नया मंत्रालय आया, नई नीति आई, विदेश नीति में कोई स्थिरता नहीं, वित्त मंत्री में बार बार उलटफेर, रक्षा मंत्रालय में लगातार बदलाव और नतीजा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि कमजोर, निवेशकों का भरोसा कम, नौकरशाही में भ्रम और जनता को उम्मीद कम। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला अपनाया जो भारतीय राजनीति में पहले कभी इतने सुनियोजित तरीके से नहीं आजमाया गया। रणनीतिक मंत्रालय, स्थिरता और बाकी जगह जरूरत के मुताबिक बदलाव। आज हम आपको बताएंगे कि इस नीति ने भारत को कैसे बदला, क्या हासिल हुआ और आने वाले कैबिनेट फेरबदल इस रणनीति को कैसे और मजबूत करेगा। पहले यह समझते हैं कि मोदी सरकार का स्थिरता का फॉर्मूला असल में क्या करता है। 2014 से मोदी सरकार ने 5 बार मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया, लेकिन इन 5 फेरबदलों में एक बात हमेशा स्थिर रही। 4 कोर मंत्रालय कभी नहीं हिले, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। यह वो 4 स्तंभ हैं जिन पर किसी भी देश की सरकार टिकी होती है और मोदी ने इन चारों को जानबूझकर, सोच समझकर लंबे समय के लिए एक ही व्यक्ति के हाथों में रखा। दर्शकों, यह एक क्रांतिकारी बदलाव था, क्योंकि इससे पहले के दौर में चाहे कांग्रेस सरकार हो या किसी और दल की, इन मंत्रालय में भी बार बार बदलाव होता था और हर बदलाव के साथ नई नीति, नई दिशा, नया भ्रम। दर्शकों, अमित शाह की बात करते हैं, वो शख्स जिन्होंने भारत के गृह मंत्रालय को एक नई परिभाषा दी। 2019 से लगातार गृह मंत्री, भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने वाले नेता। और इस दौरान क्या हुआ? अनुच्छेद 370 की समाप्ति और वो फैसला जो दशकों से लंबित था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन, एनआरसी और CAA, नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान, आतंकवाद से लड़ाई में नई ताकत और देश की आंतरिक सुरक्षा में ऐतिहासिक बेहतरी। दर्शकों, यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि एक ही व्यक्ति लंबे समय तक उस मंत्रालय में था। उसने उस मंत्रालय की नौकरशाही को समझा, सिस्टम को समझा और नीतियों को लंबी अवधि में लागू किया। अगर हर 2 साल में मंत्री बदलता तो अनुच्छेद 370 शायद आज भी लंबित होता। दर्शकों, एस जयशंकर की कहानी तो और भी प्रेरणादायक है। वो एक ऐसे विदेश मंत्री हैं जिन्होंने भारत की कूटनीति को पूरी तरह बदल दिया। 2019 से लगातार विदेश मंत्री और उनसे पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री के रूप में इतने लंबे समय तक इस पद को संभाला था। लेकिन जयशंकर और नेहरू में एक बड़ा फर्क है। जयशंकर ने भारत को गुट निरपेक्षता की भाषा से निकलकर रणनीतिक स्वायत्तता की भाषा में खड़ा किया। अमेरिका को सीधे जवाब देना हो, यूरोप को आईना दिखाना हो, रूस के साथ
तेल का सौदा करना हो या चीन को चुनौती देना हो, जयशंकर ने हर मोर्चे पर भारत की स्वतंत्र आवाज को दुनिया के सामने रखा। और यह संभव हुआ क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही विजन के साथ लंबे समय तक विदेश नीति को संभालता रहा। दर्शकों, निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड सुनिए और सुनकर गर्व होगा। लगातार 8 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री। भारतीय इतिहास में पहली बार किसी वित्त मंत्री ने इतने लगातार बजट पेश किए। और इन 8 बजटों में क्या हुआ? जीएसटी का सुधार और स्थिरीकरण, कॉर्पोरेट टैक्स भी ऐतिहासिक कटौती, PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जिसने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकॉर्ड खर्च और कोविड के बाद अर्थव्यवस्था की ऐतिहासिक वापसी। दर्शकों, यह सब एक दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टि से हो पाया। अगर हर 2 साल में वित्त मंत्री बदलता तो एक मंत्री जीएसटी लागू करता, दूसरा उसे बदलता, तीसरा कुछ और सोचता, लेकिन स्थिरता ने एक सुसंगत आर्थिक नीति के आगे बढ़ाया। और दर्शकों, राजनाथ सिंह भारत के सबसे लंबे समय तक रक्षा मंत्री रहने वाले दूसरे नेता, 2019 से लगातार रक्षा मंत्री। और इस दौरान भारत की रक्षा नीति में क्या बदलाव आए, यह सुनकर आप चौंक जाएंगे। राफेल विमानों की डिलीवरी, अग्निपथ योजना चाहे विवादास्पद रहा हो, लेकिन एक बड़ा रक्षा सुधार था। तेजस फाइटर जेट का स्क्वाड्रन में शामिल होना, ऑपरेशन सिंदूर में सेना का नेतृत्व और सबसे बड़ी बात, मेड इन इंडिया डिफेंस का विजन। भारत आज दुनिया के बड़े हथियार निर्यातकों में से शामिल है। और नितिन गडकरी जो 2014 से लगातार सड़क परिवहन मंत्रालय संभाल रहे हैं, उन्होंने भारत को दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क में से एक देने का काम किया। अब दूसरी तरफ देखते हैं वो मंत्रालय जहां बदलाव ज़्यादा हुए। और यहाँ समझना ज़रूरी है कि यह बदलाव कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित प्रबंधन है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी INB में 2014 से अब तक 7 मंत्री बदले, 7 बार। यह भारत के किसी भी मंत्रालय में सबसे ज़्यादा बदलाव हैं। प्रकाश जावड़ेकर से शुरू होकर अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, स्मृति ईरानी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, फिर जावड़ेकर, अनुराग ठाकुर और अब अश्विनी वैष्णव। दर्शकों, INB एक ऐसा मंत्रालय है जो मीडिया, प्रशासन और सूचना से जुड़ा हुआ है। यह बदलाव का मतलब है अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं के जरिए साधना। यह राजनीतिक प्रबंधन है, न कि नीतिगत कमजोरी। दर्शकों, ग्रामीण विकास मंत्रालय में 5 बार बदलाव हुए। गोपीनाथ मुंडे के आकस्मिक निधन के बाद गडकरी ने अतिरिक्त प्रभार संभाला, फिर बीरेन्द्र सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, गिरिराज सिंह और अब शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ एक दिलचस्प बात, गिरिराज सिंह एकमात्र ऐसे मंत्री थे जिन्होंने 2019 से 24 का पूरा कार्यकाल पूरा किया। दर्शकों, ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है जो सीधे भारत के 65 करोड़ ग्रामीण नागरिकों से जुड़ा है। यह बदलाव का मकसद था अलग अलग राज्यों के अलग अलग जाति और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मंत्रालय में जगह देना। यह राजनीतिक समावेश की नीति है जो एक गठबंधन सरकार के लिए जरूरी भी है और समझदारी भरा भी है। दर्शकों, कानून और न्याय मंत्रालय की कहानी बहुत दिलचस्प है। 4 बार मंत्री बदले, रविशंकर प्रसाद, सदानंद गौड़ा, फिर प्रसाद, फिर किरण रिजिजू और अब अर्जुन राम मेघवाल। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, रविशंकर प्रसाद ने 2016 से 21 के बीच 2 कार्यकालों में लगातार करीब 5 साल यह मंत्रालय संभाला। और इस दौरान क्या हुआ? डिजिटल इंडिया को कानूनी ढांचा मिला, IT एक्ट में सुधार हुए और न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में बड़े बदलाव आए। दर्शकों, कानून मंत्रालय वो जगह है जहां स्थिरता और बदलाव दोनों की जरूरत है। स्थिरता इसलिए कि कानूनी सुधारों में समय लगता है और बदलाव इसलिए कि नई चुनौतियों के लिए नई सोच चाहिए। दर्शकों, शिक्षा मंत्रालय, इसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे, में भी 2014 से 4 मंत्री रहे, स्मृति ईरानी, प्रकाश, रमेश और अब धर्मेंद्र प्रधान। और एक अहम बात,
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो भारतीय शिक्षा में सबसे बड़ा सुधार माना जाता है। यह रमेश पोखरियाल के कार्यकाल में आई, लेकिन इसे लागू करने का काम धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं, जो जुलाई 2021 से लगातार यह मंत्रालय संभाल रहे हैं। दर्शकों, यहाँ मोदी सरकार की एक और खूबी दिखती है। नीति एक सरकार में बनाई और जिसे लागू करने के लिए स्थिर नेतृत्व किया। यह दीर्घकालिक सोच है जो पहले की सरकारों में नहीं दिखी। दर्शकों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बात करें तो यहाँ भी 4 मंत्री रहे: अशोक गजपति राजू, सुरेश प्रभु, हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब राम मोहन नायडू। और यहाँ एक दिलचस्प बात, इस मंत्रालय का इस्तेमाल एनडीए सहयोगी दलों को जगह देने के लिए हुआ। यह भारतीय गठबंधन राजनीति की जरूरत है। टीडीपी, टीआरएस, जेडीयू, इन सहयोगियों को मंत्रालय देना उन्हें गठबंधन में बनाए रखने के लिए जरूरी है, और मोदी ने वो मंत्रालय इन सहयोगियों को दिए जो महत्वपूर्ण है, लेकिन जिनमें बदलाव से कोर स्ट्रेटजी प्रभावित नहीं होती। यह चालाक राजनीतिक प्रबंधन है। दर्शकों, अब 2021 के आखिरी बड़े कैबिनेट फेरबदल को याद करते हैं। जुलाई 2021 में मोदी ने 43 नए मंत्री को शपथ दिलाई। यह अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल था, और इसमें क्या संकेत थे? युवा चेहरे, तकनीकी विशेषज्ञ, अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ाया, और जो मंत्री काम नहीं कर पाए उन्हें विनम्रता से हटा दिया। दर्शकों, इस फेरबदल में सबसे बड़ा संदेश था, मोदी को पता है कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं काम कर रहा है, और वो समय आने पर बदलाव करने से नहीं हिचकते, लेकिन वो बदलाव सोच कर करते हैं, भावनाओं में आकर नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। दर्शकों, अब मोदी सरकार की इस नीति की तुलना पिछली सरकारों से करते हैं, और फर्क देखिए। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में जो 2004 से 2014 तक चली, विदेश मंत्रालय में नटवर सिंह, प्रणब मुखर्जी और एस कृष्णा जैसे 3 मंत्री आए। वित्त मंत्रालय में भी पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी के बीच बार बार बदलाव हुए, और गृह मंत्रालय में भी शिवराज पाटिल और पी चिदम्बरम के बीच बदलाव हुआ। दर्शकों, इन बदलावों का नतीजा क्या था? विदेश नीति में अनिश्चितता, आर्थिक नीति में टकराव, और गृह मंत्रालय में वो कमजोर जिसने 26/11 जैसे हमले के बाद भी सिस्टम को ठीक करने में वक्त लगाया। मोदी ने इन गलतियां नहीं दोहराई। मोदी की कैबिनेट नीति के पीछे एक और बड़ा सिद्धांत है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। जयशंकर, पूर्व विदेश सचिव, आईएफएस अधिकारी, दशकों की कूटनीतिक समझ, विदेश मंत्री बनाए। अमित शाह, भाजपा के सबसे कुशल राजनीतिक रणनीतिकार और संगठनकर्ता, गृह मंत्री बनाए। निर्मला सीतारमण, अर्थशास्त्री, पूर्व रक्षा मंत्री, गहरी आर्थिक समझ, वित्त मंत्री बनाई। राजनाथ सिंह 2 बार गृह मंत्री और 3 बार प्रदेश अध्यक्ष, अनुभवी नेता, रक्षा मंत्री बनाए गए। दर्शकों, यह कोई संयोग नहीं है। मोदी ने हर मंत्रालय के लिए वो व्यक्ति चुना जो उस काम को सबसे बेहतर तरीके से कर सके, और फिर उसे समय दिया नतीजे देने का। अब बात करते हैं उस अटकल की जो आजकल राजनीतिक गलियारों में चल रही है। मोदी कैबिनेट में नया फेरबदल, और यह फेरबदल होगा तो मोदी के पुराने पैटर्न के हिसाब से क्या होगा? कोर मंत्रालय यानी गृह, विदेश, वित्त और रक्षा में बड़ा बदलाव होने की संभावना कम है। यह वो 4 खंबे हैं जिन्हें मोदी हिलाना नहीं चाहते, लेकिन जो मंत्रालय सामाजिक क्षेत्र, संचार, पर्यटन, कानून और नागरिक उड्डयन से जुड़े हैं, वहां नए चेहरे आ सकते हैं। और यह बदलाव 2026 के चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर होगा। कौन से राज्यों में चुनाव है, किन जातीय समूहों को प्रतिनिधित्व चाहिए, किन सहयोगी दलों को खुश रखना है। दर्शकों, मोदी सरकार की एक और बेहद अहम खूबी है एनडीए गठबंधन प्रबंधन। भारत में गठबंधन सरकारें अक्सर इसलिए कमजोर होती हैं क्योंकि सहयोगी दल अहम मंत्रालय मांगते हैं, वो नीति बाधित होती है। लेकिन मोदी ने एक ऐसा तरीका खोजा, सहयोगी को मंत्रालय दो, लेकिन वो मंत्रालय जहां बदलाव से कोर एजेंडा प्रभावित न हो। नागरिक उड्डयन मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, यह वो मंत्रालय है जो एनडीए सहयोगियों को दिए गए, टीडीपी को, जेडीयू को, अन्य सहयोगियों को, और इससे गठबंधन भी
खुश रहा है और सरकार की मुख्य नीतियां बाधित भी नहीं हुई। यह कूटनीति सिर्फ विदेश में नहीं, मोदी घरेलू राजनीति में भी उतारते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बात करें तो यहाँ भी 4 मंत्री रहे हैं। इनमें से एक अनिल माधव दवे का निधन हो गया। यह उन मामलों में से एक है जहां बदलाव अपरिहार्य था, लेकिन मोदी सरकार की एक खासियत यह रही है कि ऐसे अपरिहार्य बदलावों में भी उन्होंने विभाग की निरंतरता बनाए रखी। यह नीति पुरानी नीतियों को काटती नहीं बल्कि उन्हें आगे बढ़ाती है। यह इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की रक्षा है जो किसी भी सफल सरकार की सबसे बड़ी ताकत होती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की बात करें तो यहाँ भी कई बदलाव हुए और यह बदलाव एक रणनीतिक सोच के साथ हुई। भारत का सॉफ्ट पावर यानी संस्कृति, पर्यटन, योग, आयुर्वेद यह मोदी सरकार के एजेंडे का अहम हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आयुष मंत्रालय का गठन, G20 का भारत में आयोजन, यह सब उसी सॉफ्ट पावर एजेंडे के हिस्से हैं। और इन मंत्रालयों में बदलाव के बावजूद एजेंडा स्थिर रहा, क्योंकि एजेंडा मंत्री से नहीं प्रधानमंत्री के दफ्तर से चलता है। यह मोदी की असली ताकत है। दर्शकों, राजनाथ सिंह एकमात्र ऐसे मंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जो 2014 से सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCS के सदस्य बने हुए हैं। CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वो सबसे ऊंची समिति जो देश की रक्षा सुरक्षा सबसे बड़े फैसले लेती है। परमाणु नीति, सैन्य ऑपरेशन, आतंकवाद से निपटना सब CCS में तय होता है और 11 साल से राजनाथ सिंह इस समिति का अटूट हिस्सा है। दर्शकों, यह स्थिरता का वह उदाहरण है जो बताता है कि मोदी देश की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करते। देश की सुरक्षा में राजनीतिक प्रयोग नहीं, बस काम और नतीजे। दर्शकों, मोदी सरकार इस मॉडल से दुनिया को क्या सिखाना चाहिए यह भी समझिए। अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते ही पूरी कैबिनेट बदल जाती है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदलते ही नए मंत्री। फ्रांस, जर्मनी, हर जगह यही होता है। लेकिन भारत में मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा मॉडल विकसित हुआ है जहां कोर मंत्रालय में स्थिरता और सामाजिक मंत्रालय में लचीलापन एक साथ चलते हैं। यह हाइब्रिड गवर्नेंस मॉडल है जो लोकतंत्र की जरूरत को पूरा करते हुए भी दीर्घकालिक नीतिगत स्थिरता देता है और नतीजे भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्द ही तीसरी होगी। दर्शकों, अब वो बात जो इस पूरी कहानी की और भी प्रभावशाली बनाती है। 2014 में जब मोदी सत्ता में आए थे तो देश की GDP लगभग $2 ट्रिलियन थी। आज यह $4 ट्रिलियन के करीब है। 2014 में भारत की वैश्विक रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 182वीं थी, आज 63वीं है। 2014 में भारत हथियार आयात करता था, आज हथियार निर्यात करने लगा है। 2014 में G20 में भारत की आवाज कमजोर थी। 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की और एक ऐसा एजेंडा तय किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। दर्शकों, यह सब किसी एक नेता की वजह से नहीं हुआ, यह एक ऐसी टीम की वजह से हुआ जो स्थिर थी, दीर्घकालिक थी, सोच रखती थी और जिसे काम करने का पर्याप्त समय मिला। आने वाले कैबिनेट फेरबदल के बारे में एक आखिरी बात, मोदी का पैटर्न हमेशा से रहा है, फेरबदल तब जब जरूरत हो, तब नहीं जब दबाव हो। 2021 का बड़ा फेरबदल कोविड के बाद हुआ जब नई चुनौतियों के लिए नई ऊर्जा चाहिए थी। अब अगला फेरबदल होगा तो शायद 2026 के चुनावों, नई आर्थिक नीति और देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर। लेकिन एक बात तय है, मोदी वो 4 स्तंभ नहीं हटाएंगे जिन्होंने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है। गृह में अमित शाह, विदेश में जयशंकर, वित्त में निर्मला, रक्षा में राजनाथ, यह चारों भारत की उस नई शक्ति के प्रतीक हैं जो दुनिया को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दर्शकों, 11 साल 5 फेरबदल लेकिन 4 मंत्रालय अड़िग, यह वो संख्या है जो बताती है कि मोदी की सरकार कैसे काम करती है। जहां स्थिरता जरूरी है वहां स्थिरता, जहां बदलाव जरूरी है वहां बदलाव, और हर बदलाव एक सोच के साथ, एक उद्देश्य के साथ, एक दिशा के साथ। यह वो फर्क है जो मोदी की सरकार को पहले की सरकारों से अलग करता है। और जब अलग कैबिनेट फेरबदल होगा तो वो भी उसी पैटर्न को आगे बढ़ाएगा। नए चेहरे लेकिन पुराना एजेंडा, नई ऊर्जा लेकिन वही दिशा और एक ही लक्ष्य, विकसित भारत 2047। भारत का इतिहास गवाह है कि जब नेतृत्व स्थिर हो, नीतियां दीर्घकालिक हो
और टीम एकजुट हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। चंद्रयान की सफलता, यूपीआई की क्रांति, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, ये सब किसी एक दिन की उपलब्धियां नहीं है। यह वर्षों की स्थिर, सुसंगत और दूरदर्शी नीति का नतीजा है। और उस नीति के पीछे एक स्थिर कैबिनेट, एक स्थिर एजेंडा और एक स्थिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखते रहिए और जब कैबिनेट फेरबदल होगा तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो फिलहाल हमारे इस खास विश्लेषण में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है कि इस बार कितना फेरबदल होगा और कौन मंत्रालय किसको मिलेगा? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।